नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे। तैयारी कैसे चल रही है आप सबकी? तो तैयारी भी बहुत अच्छी, खूबसूरत और शानदार ही चल रही होगी। आपकी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए और कुछ बेहतरीन ही करने के लिए हम शाम के 9 बजते ही आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। और जैसे ही शाम के 9 बजते हैं साथियों, आपके सामने एक जीके जीएस की क्लास शुरू हो जाती है। लेकिन जीके जीएस की क्लास से पहले मैं आपको टाइम टेबल बताना चाहूंगा कि अगर आप सुबह 9 बजे जग के आओगे और क्लास लोगे तो रीजनिंग की क्लास होगी। सुबह 10 बजे जो क्लास होगी हमारी साइंस की क्लास होगी। और जैसे ही साथियों मैं आता हूं तो मैं आपके लिए शाम के 9 बजे जीके जीएस लेके आता हूं। तो ये टाइम आप सबको साथियों अपने दिमाग के अंदर सेट रखना होगा और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सेट भी होगा। इसके बाद मैथ की जो क्लास होती है साथियों 10 बजे होती है। तो ये हमारी क्लास का क्या होता है, एक टाइम टेबल होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे साथियों, एक बार मुझे फटाफट से बता दीजिएगा, फिर हम अपनी क्लास पर साथियों शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से चीजों को लेके चलते हैं। एक बार कमेंट करके बताओगे क्या? जहां तक मुझे याद आ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हम पढ़ चुके थे। 13 अप्रैल 1919 को एक ऐसा कांड जिसकी वजह से भारत के अंदर साथियों बहुत सारे लोग क्या हो गए, रुष्ट हो गए और बहुत सारे लोगों ने साथियों आंदोलन करना भी शुरू कर दिया। दूसरी बात, जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, दरअसल पंजाब के अमृतसर में साथियों पड़ता है। अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग है और जल्ली नाम के व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी। इसके लिए साथियों एक हंटर आयोग बना जो इसकी जांच करने के लिए बना था कि भाई अंग्रेजों ने गलत किया है तो क्यों किया है, कैसे क्या, उसमें क्या सजा होनी चाहिए। हुआ कुछ नहीं तो जो डायर था उसका ट्रांसफर मात्र कर दिया गया था। एक आयोग बना जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय कर रहे थे और आयोग का भी क्या नाम रखा गया, मदन मोहन मालवीय आयोग नाम रखा गया था। और साथियों फिर क्या हुआ कि भारत के अंदर एक आंदोलन और चल गया जिसका नाम था असहयोग, जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो अली बंधुओं ने चलाया था। कारण क्या था? तुर्की के अंदर खलीफा के पद को समाप्त कर देना। जब यह आंदोलन चलता गया तो कुछ समय के बाद भारत में एक आंदोलन और शुरू हो गया जिसका नाम था साथियों यहां पर असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं ने यानी शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरू किया है, लेकिन साथियों नेतृत्व जो कर रहे थे वो महात्मा गांधी कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन का भी। और इधर असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने और चला दिया। तो दो आंदोलन साथियों एक साथ चल रहे थे। चेक की शर्ट की फोटो चल जाएगी ना सर ग्रुप डी में फॉर्म में? बेटा वैसे तो प्लेन शर्ट लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर विजिबल है, सब पीछे पर्दा वगैरह सही आ रहा है तो चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आपके कान दिख रहे हैं, ये शोल्डर दिख रहे हैं, पूरा चेहरा आ रहा है, साफ है चीजें, तो चल जाएगी, ठीक है। चलिएगा, तो हमने यहां तक बातें कर ली थी कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन भारत के अंदर साथियों दोनों क्या चल रहे थे, पैरेलल चल रहे थे। इसी बीच में क्या होता है कि एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है बीजी तिलक, इन्हें आप बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हो। तो जब साथियों महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए जा रहे हैं, महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी जब असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो बीजे तिलक ने महात्मा गांधी जी से कहा कि महात्मा गांधी जी आप इस असहयोग आंदोलन को मत चलाओ। क्यों? क्योंकि गांधी जी इस आंदोलन के शुरू करने से पहले कह रहे हैं कि दोस्तों मैं आपको 1 वर्ष में स्वराज दिला दूंगा। क्या दिला दूंगा? 1 वर्ष में स्वराज दिला दूंगा। तो बीजे तिलक ने कहा कि महात्मा गांधी जी ये पॉसिबल नहीं है, हम इतने समय से अंग्रेजों को भारत से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पर हमने आंदोलन करके देख लिए, लेकिन अंग्रेजों को भगाना इतना आसान नहीं है, इतनी छोटी बात नहीं है। तो महात्मा गांधी जी की आज पक्का गला खराब हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की बात मतलब बीजी तिलक की बात साथियों महात्मा गांधी जी ने नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो बीजी तिलक साथियों गुस्सा होकर एक बात कह देते हैं कि अच्छा होता कि मैं इस आंदोलन को देखने से पहले ही एक्सपायर कर गया होता, मैं मर जाता, मैं ऐसे दिन को ही ना देखता। ऐसा साथियों कौन कहते हैं? ऐसा बीजी तिलक कहते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही दोस्तों कि जब असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था उसके कुछ घंटे पहले ही बीजी तिलक एक्सपायर कर जाते हैं। बीजी तिलक साथियों यहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है।
बीजे तिलक की जब मृत्यु हो गई तो गांधी जी कहां हटने वाले थे, उन्हें आंदोलन करना था तो उन्हें आंदोलन करना ही था। महात्मा गांधी जी आंदोलन करने के तैयार हुए, बीजे तिलक की डेथ हो गई। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने यहां पर तिलक स्वराज फंड निकाल दिया। रीजन क्या था कि आप स्वराज फंड के अंदर आके पैसे जमा करो और इससे हम देश की आजादी की लड़ाई को और तेजी से बढ़ाएंगे। तो महात्मा गांधी जी नहीं रुके। असहयोग का मतलब क्या था? असहयोग आंदोलन का एक स्पष्ट सा मतलब था कि महात्मा गांधी जी ने लोगों से कहा कि देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका है, हर व्यक्ति सड़क पे आने से डर रहा है कि सड़क पे उतर के घर से बाहर के निकल के हम आंदोलन नहीं कर सकते। महात्मा गांधी जी के ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे घर के अंदर रह के ही अंग्रेजों को पीड़ा दी जा सके। यानी कि महात्मा गांधी ने कहा कि जो भी लोग घरों में रहते हैं तो घर में ही रहें, अगर नौकरी करने जाते हैं तो मत जाओ, अगर आप बैंक में नौकरी करते हो तो मत करो, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो तो मत पढ़ाने के लिए जाओ, अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हो तो छुट्टी कर लो। यानी कि पूरी तरह से सपोर्ट ना करना, असहयोग करना, इसी को महात्मा गांधी जी ने असहयोग कहा था। क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने असहयोग कहा था। जिन विद्यालयों के अंदर कोई टीचर टीचिंग करता था उसने स्कूल में जाना बंद कर दिया, स्कूल में जाना बंद कर दिया। उसके बाद साथियों क्या हुआ, उसके बाद स्कूल की छुट्टियां होगी, बच्चों ने पढ़ने भी जाना बंद कर दिया, बच्चों के तो मजे आ गए। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी जी एक छोटी सी बात और यहां पर ऐड ऑन करना चाहूंगा जो आपसे पहले मैं नहीं करता था, लेकिन एक प्रश्न यहां से और पूछ लिया गया। जब भारत के अंदर असहयोग आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी जी खुद साथियों ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, वहां जाके साथियों लोगों को क्या करते थे, लोगों को साथियों जागृत करते थे और असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे और सिर्फ ये कहते थे तुम्हें कुछ करना कुछ नहीं है, बस अंग्रेजों का सपोर्ट मत करो। मान लो महात्मा गांधी जी साथियों, महात्मा गांधी जी किसी स्टेशन पर पहुंचे, वहां पर महात्मा गांधी जी के साथ लोग इकट्ठा हो गए, महात्मा गांधी जी को पहचानते थे, उनकी एक साथियों नॉन फेस था भारत के अंदर, तो लोग इकट्ठा हुए। महात्मा गांधी जी क्या करते थे, वहां से लोगों से किसी से अंगोछा ले लिया, गमछा जिसे आप कहते हो, सूती वस्त्र मतलब कोई भी वस्त्र मिल गया उसको ले लिया और उसको लेके महात्मा गांधी जी ने साथियों एक जगह पर रखा, बहुत सारे कपड़े साथियों इकट्ठे कर लिए स्टेशन पर ही और वहां पर क्या कर दी साथियों, यहां पर माचिस दिखा दी, उसमें आग लगा दी। मतलब ये बात ये है कि महात्मा गांधी जी ने कौन से आंदोलन के दौरान कपड़ों की होली जलाई? असहयोग आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी दिखाना चाहते थे अंग्रेजों को कि हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। और दोस्तों जब महात्मा गांधी जी ट्रेन में बैठ जाते थे तो पीछे मुड़ के उस होली को देखते रहते थे और कहते थे ऐसे अंग्रेजों का नाश करेंगे हम भारत में। इस होली को ट्रेन में से मुड़ मुड़ के देखते रहते थे। कपड़ों की होली महात्मा गांधी जी ने सत्य असहयोग आंदोलन के दौरान जलाई थी। दरअसल कहा जाता है कि बीजे तिलक की बात समझ में आ गई, कपड़ों की होली जलाई, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यह हुआ कि महात्मा गांधी जी साथियों जब ऐसे काम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे कि जब भारत के लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। अब मान लो आज के टाइम पे सरकार पूरा देश चला रही है, लेकिन अगर साथियों लोग जाना बंद कर दें, अगर लोग जाना बंद कर दें, सरकारी नौकरियों पे काम करना बंद कर दें, ऑटो वाले ऑटो चलाना बंद कर दें, ट्रेन वाले ट्रेन चलाना बंद कर दें, बैंक वाले बैंक खोलना बंद कर दें, क्या इस देश को चलाया जा सकता है? निश्चित सी बात है, पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। और महात्मा गांधी जी भी तो वही कर रहे थे। जब अंग्रेजों ने ऐसा देखा कि महात्मा गांधी जी ने एक ऐसा आंदोलन छोड़ दिया है जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है, तो महात्मा गांधी जी को सत्य 1922 के समय पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और महात्मा गांधी जैसे ही गिरफ्तार हुए, महात्मा गांधी थे टैलेंटेड व्यक्ति, इनके टैलेंट के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। महात्मा गांधी जी बहुत टैलेंटेड हुआ करते थे। महात्मा गांधी जी को पकड़ के जेल में डाला, जेल में डालने के साथ ही महात्मा गांधी जी बैठ गए। महात्मा गांधी बोले उठूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, या तो जेल से बाहर निकालो नहीं तो अनशन। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि महात्मा गांधी जी की स्थिति जो हुआ करती थी वो बड़ी दयनीय हुआ करती थी। और दयनीय इतनी हुआ करती थी कि महात्मा गांधी जी को अगर आप देखोगे तो देखने से ऐसे लगता था जैसे कई सालों से महात्मा गांधी जी ने नहीं खाया। और ऐसा व्यक्ति अगर ये कहे खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, तो साथियों 2-3 दिन के बाद ही ऐसे लगने लगेगा कि महात्मा गांधी कहीं सच में ना साथियों कोई समस्या हो जाए।
महात्मा गांधी ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला जेल में। अब ब्रह्मास्त्र साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रह्मास्त्र ये ऐसा था जिसकी कभी काट नहीं हुई, बस एक बार काट हुई थी, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन 1922 से लेकर महात्मा गांधी जी को साथियों यहां पर जो सजा हुई है वो 6 वर्ष की सजा हुई है। कितने साल की? 6 साल की सजा हुई है कि महात्मा गांधी जी 6 साल जेल में रहेंगे। लेकिन महात्मा गांधी जी के ब्रह्मास्त्र के सामने सारी की सारी साथियों पॉलिसियां रखी की रखी रह जाती थी। महात्मा गांधी जेल में बैठे, खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं, तो बाहर से लोगों ने शोर मचाना शुरू करा कि महात्मा गांधी जी को अगर कुछ हो गया तो अंग्रेजों हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अंग्रेज देखिए महात्मा गांधी उठने का नाम नहीं ले रहे। महात्मा गांधी को जूस ला के दे रहे, महात्मा गांधी जूस पी लो। महात्मा गांधी कह रहे मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, नहीं खाऊंगा, उठूंगा नहीं, या तो बाहर निकालो नहीं तो अनशन। अंग्रेजों पर सब तो उल्टा प्रेशर बनने लग गया, जिससे काम को अंग्रेज ये चाह रहे थे कि अगर महात्मा गांधी जी को अगर हम जेल में रख लेंगे तो इससे आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, लोग शांत हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने जेल में जाके वो काम कर दिया जिससे अंग्रेजों पर और ज्यादा प्रेशर पड़ने लग गया। और जब अंग्रेजों पर प्रेशर पड़ा, अंग्रेज महात्मा गांधी जी को 6 साल के लिए जेल में लेके गए थे। आप देखो महात्मा गांधी जी को 2 साल नहीं झेल पाए, 2 साल के अंदर महात्मा गांधी जी को रिहा करना पड़ गया। महात्मा गांधी 1922 से 1928 तक जेल गए थे, लेकिन मतलब 1928 तक के लिए जेल गए थे, लेकिन 1924 में अंग्रेजों को रिहा करना पड़ गया। 6 साल की सजा महात्मा गांधी जी 2 साल में काट के निकल लिए। ये महात्मा गांधी जी हैं, अंग्रेज समझ चुके थे कि इस व्यक्ति को कंट्रोल करना आसान बात नहीं है, बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति है, हर तरह से हर चीज में कोई ना कोई नुकसान निकाल लेता है। महात्मा गांधी जेल गए। अब महात्मा गांधी जेल तो चले गए, लेकिन 1920 से लेकर और साथियों 1922 तक का समय आ गया और महात्मा गांधी जी ने क्या कमिटमेंट किया था जिसके लिए बीजी तिलक ने मना किया था? महात्मा गांधी ने कहा था मैं 1 साल में तुमको स्वराज दिला दूंगा। 1 साल में स्वराज की बात महात्मा गांधी ने कही थी और लोग इसी बात पर विश्वास करके तो जुड़े थे। क्या 1 साल की तो बात लगाते हैं एक बार दम ढंग से, अगर हमें 1 साल में स्वराज, स्वराज मतलब कि हमारा खुद का शासन होगा, खुद का संविधान होगा, खुद की चीजें होंगी, मतलब हमारा देश आजाद हो जाएगा। तो स्वराज जब मिलने की बात है तो लोगों ने ताकत लगाई। 1920 से लेकर तो 1922 आ गया, ना तो स्वराज दिखा, ना विकास दिखी, ना पिंकी दिखी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों का इमोशन जागने लगा, लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे, दो लोगों के दिमाग पर तनाव आने लगा कि महात्मा गांधी जी कब तक, महात्मा गांधी जी कब तक? 1 साल की बात थी, यहां तो 1922 आ गया, स्वराज पता ना, कुछ पता, आजादी पता ना। महात्मा गांधी जी भी समझ चुके थे मैं असफल हो रहा हूं, लेकिन महात्मा गांधी सही वक्त पर सही चाल चलना जानते थे। इधर यहाँ की बात है साथियों, ये अगर मैं बात करूं एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है साथियों चोरा चोरी। और दरअसल ये चोरी चोरा कहूं या चोरा चोरी कहूं, दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर की एक बात है। गोरखपुर के अंदर चोरी चोरा नाम का एक स्थान है, वहां पर कुछ लोग हाथों में मसाल लेके रात को निकल रहे थे, असहयोग को सपोर्ट कर रहे थे, भारत से अंग्रेजों भागो इस बात के नारे लगा रहे थे, निकल के जा रहे थे। कुछ पुलिस वाले वहां पर बैठे थे। अब पुलिस वालों के बारे में कुछ कहा जाता है कि कुछ दिमाग में आया होगा, लगा होगा टाइम पास नहीं हो रहा, कुछ कमेंट ही पास कर देते हैं। पुलिस वालों ने इन असहयोग आंदोलन के लोगों पे कमेंट पास कर दिया, बोले ले लो स्वराज, ले लो स्वराज, मिल गया स्वराज। अब ऐसी बातें आप जानो, अगर आपके साथ कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही हो, सामने वाला व्यक्ति उसी पर कमेंट मार दे, बोले हो गया काम, लग गई नौकरी, कर ली तैयारी, करे हम गुरबडी में लगेंगे, लग गए। अब तुम्हारे अंदर एक ज्वाला उत्पन्न होगी। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? आप या तो साथियों ताकतवर हो तो उसको पकड़ के कूट दोगे, या आप कमजोर हो तो आप निकलना उचित समझोगे, क्योंकि साथियों कहते हैं कि ताकत कम हो गुस्सा ज्यादा, पिट जाने के लक्षण है, और आमदनी कम हो खर्चा ज्यादा, मिट जाने के लक्षण है। अगर आप कमजोर हो तो आप निश्चित सी बात निकलना ही उचित समझोगे और सोचोगे कि अब अगली बार फार्म आएंगे, नौकरी लगा के इस व्यक्ति को जवाब दूंगा। अगर आप ताकतवर हो तो क्या करोगे? आप उस व्यक्ति को यहीं पर क्या करोगे? यहीं पर पकड़ के कूट दोगे। और दोस्तों ऐसा ही कुछ इन लोगों ने किया, हाथों में मसाल लेके जा रहे थे, इनके अंदर थी 1 साल में स्वराज की बात थी, यहां पर तो 2-2 साल हो गई। महात्मा गांधी जी का पता ना स्वराज का पता, ऊपर से पुलिस
पुलिस वालों ने कमेंट कर दिया। लोगों को लगा कि सबसे पहले इन्हीं को आज देख लेते हैं, हम तो पहले से परेशान हैं, पहले तुम्हें बताते हैं स्वराज मिला कि नहीं मिला। लोगों ने पुलिस वालों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। कहते हैं भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ पुलिस वालों की तरफ दौड़ रही है, पुलिस वाले थाने की तरफ दौड़ रहे हैं, पुलिस वाले आगे आगे, भीड़ पीछे पीछे। भीड़ साथियों पुलिस वालों को पकड़ना चाहती है और पुलिस वाले भाग के कहां घुस गए? थाने में। थाने में अंदर से गेट बंद कर लिया। अब भीड़ को तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना था। भीड़ ने उस कमरे के अंदर कुछ चीजें डाली, कुछ आग जो पकड़ सके वो चीजें डाली और लगा के उस कमरे में आग दे दी। दोस्तों कहा जाता है कि चोरा चोरी के अंदर 22 पुलिस वालों को इस भीड़ ने जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया। अब कुछ किताबें कहती हैं कि यहां पर जो पुलिस वालों की संख्या थी 24 थी, लेकिन हम 22 पुलिस वालों को ध्यान रखेंगे। और यही क्या था, ये 5 फरवरी 1922 की बात थी, जब चोरी चोरा या चोरा चोरी जो गोरखपुर के अंदर जगह है, इसी को नाम दे दिया गया चोरा चोरी घटना। इसमें साथियों क्या हुआ, इसमें यहां पर कुछ भीड़ ने दोस्तों 22 अंग्रेजी पुलिस वालों को भारतीयों ने एक कमरे में जिंदा जला दिया। चोरा चोरी घटना थी ये, पूरा थाना जला दिया। और दोस्तों दूसरी बात आप यह भी जानते हैं, महात्मा गांधी जी दिमाग के बहुत तेज हुआ करते थे। महात्मा गांधी जिस समय चोरा चोरी की घटना हुई है, इस समय महात्मा गांधी बारदौली के अंदर थे। और प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि जब चोरा चोरी की घटना हुई, जब महात्मा गांधी जी कहां थे? दोस्तों अगर मैं एक पॉइंट भी कुछ अपने कंटेंट में लिख रहा हूं ना, तो मैं फालतू नहीं लिख रहा। मैं क्यों नहीं बता रहा कि इस समय भगत सिंह कहां थे, मैं क्यों नहीं बता रहा कि इस समय रविन्द्रनाथ टैगोर कहां थे, मैं क्यों नहीं बता रहा कि इस समय एनी बेसेंट, नहीं बता रहा ना, मैं बता रहा हूं कि महात्मा गांधी जी कहां थे। इसका मतलब है कि पूछा गया है कि जब चोरा चोरी की घटना हुई तब महात्मा गांधी कहां थे? बारदौली के अंदर थे। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी तो चाहते थे कि यार अब कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है, तो महात्मा गांधी जी ने बारदौली के अंदर से ही घोषणा कर दी, असहयोग आंदोलन समाप्त। जानते तो महात्मा गांधी जी भी थे कि समाप्त कर देना चाहिए, मौका नहीं मिल पा रहा था। अब साथियों महात्मा गांधी जी को मौका मिला और महात्मा गांधी जी ने कहा मेरा आंदोलन और हिंसक हो जाए ये कभी मैं सहन नहीं कर सकता। मेरी गर्दन कट सकती है लेकिन मेरे आंदोलन में हिंसा नहीं हो सकती। मेरे आंदोलन में हिंसा हुई, इसका मतलब मैं इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करता हूं, मैं इसको वापस लेता हूं। चोरा चोरी की घटना साथियों 5 फरवरी 1922 की है, जब महात्मा गांधी बारदौली से इस आंदोलन को वापस लेते हैं, समाप्त करने की घोषणा करते हैं। तो 5 फरवरी को चोरा चोरी घटना हुई। और दोस्तों 12 फरवरी की बात है जब महात्मा गांधी जी इस असहयोग आंदोलन को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं, वापस ले लेते हैं। 1922 की साथियों ये बात हुआ करती थी। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया और ये असहयोग आंदोलन उस समय पर महात्मा गांधी जी ने वापस लिया जिस समय शायद नहीं लेना चाहिए था, और ऐसा उस समय के क्रांतिकारी लोगों को लगता था। आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो दोस्तों, आप किसी व्यक्ति को पीट रहे हो और शर्त यह है कि उसको खत्म डेड करना है, बिल्कुल मानना है, और वो व्यक्ति साथियों मरने ही वाला था कि सामने से विसिल बजा दी गई कि फाइट बंद कर दो, फाइट बंद कर दो। या कोई व्यक्ति हारने ही वाला है, जब भी विसिल बजा दी जाएगी फाइट बंद कर दो, आपको कैसा लगेगा कि अगर 2 सेकंड और देता तो मेरा काम हो चुका था। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ। भारतीयों को लग रहा था कि महात्मा गांधी जी, हमने टेलर क्या दिया चोरा चोरी के अंदर, पूरे भारत के अंग्रेज थर्रा चुके थे, बहुत कम समय लगता, 1-2 घटना ऐसी और करते, अंग्रेज तो खुद भाग के स्वराज देके जाते। महात्मा गांधी जी तुमको ये असहयोग आंदोलन समाप्त नहीं करना चाहिए था, और उस समय समाप्त नहीं करना चाहिए था जब चीजें पीक पर पहुंच चुकी थी। हम भगाने ही वाले थे इनको, बहुत जल्दी भागते, तुमने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया? सर आप महात्मा गांधी लगते हो। हाँ बेटा तू भी मुझे राजपाल यादव लगता है, सेम टू सेम। उम्मीद करता हूं कि तू राजपाल जैसे शख्सियत बने, बड़ा अच्छा कॉमेडियन है, बड़ा नाम है, बड़ा बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो मेरे को राजपाल यादव लगता है। दोस्तों महात्मा गांधी जी पर क्वेश्चन मार्क लग गए। क्यों? रीजन ये था कि महात्मा गांधी जी लोगों के दिल की धड़कन थे, लोगों के दिल में बसते थे। जो महात्मा गांधी कहते थे वह होता था और भारत के लोग उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन इस बार महात्मा गांधी का कदम पीछे हटना लोगों के दिल में साथियों खटास पैदा कर गया। लोगों ने कहा महात्मा गांधी ये क्या किया तुमने? इसका मतलब तुम ही सर्वे सर्वा हो, तुम ही सर्वोच्च हो,
तुम ही हर कुछ हो, जो तुम चाहोगे वो तुम कर जाओगे। महात्मा गांधी जी के विरोध होने लगे और भारत के अंदर लोगों को एकदम से लगा कि यार महात्मा गांधी ही भारत को आजाद करा रहे हैं, हम तो उनके पीछे चलने वाले सामान्य लोग हैं। लोगों ने साथियों महात्मा गांधी जी का तिरस्कार, विरोध करना शुरू कर दिया और लोगों ने कहा अब नहीं चाहिए गांधी वांधी, अब नहीं चाहिए गांधी गांधी। अब क्या होगा, अब हम अपने दम पर इस भारत को आजाद कराएंगे। और भारत को आजाद कैसे करा जाएगा, संगठन बनाने की जरूरत पड़ेगी, समूह बनाने की जरूरत पड़ेगी और तब जाके भारत आजाद होगा। आप देखो अब इसके बाद भारत के अंदर इतनी पार्टियां जन्म लेंगी, इतने संगठन बनेंगे, इतने सारे लोग अपनी अपनी समूह ग्रुप बना के भारत की आजादी को, लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। एक पार्टी बना दी गई 1922 में ही। इस पार्टी का नाम हुआ करता था, इस पार्टी को साथियों आप इंडिपेंडेंट पार्टी कहते हो। यह पार्टी 1922 में बनाई गई और आपसे पूछेगा इंडिपेंडेंट पार्टी किसने बनाई, मोतीलाल नेहरू और साथियों मदन मोहन मालवीय के द्वारा इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना की गई। ना केवल इंडिपेंडेंट पार्टी बल्कि साथियों 1923 में एक पार्टी बनाई गई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वराज पार्टी। शब्द स्वराज के लिए लड़ाई हो रही थी, स्वराज पार्टी ही बना दी गई। दरअसल स्वराज पार्टी की स्थापना कलकत्ता के अंदर हुई है और स्वराज पार्टी के संस्थापक जो हुए हैं उसमें साथियों एक है मोतीलाल नेहरू और दूसरे हैं चित्तरंजन दास। दोस्तों ध्यान रखना, चित्तरंजन दास को आप CR दास भी कहते हो और दोस्तों इन्हीं को आप देश बंधु भी कहते हो। क्या कहते हो, इन्हीं को आप देश बंधु भी कहते हो। 1922 से लेकर 1924 तक महात्मा गांधी जेल में थे, फिर 1922 में बारदौली कैसे? बेटा महात्मा गांधी जी जो 1922 के समय पर हैं, तो 1922 एक महीने का थोड़ी होता बेटा, 12 महीने होते हैं 1922 में। समझ में आ गया? 1922 में 12 महीने होते हैं। समझ में आ गया? दोस्तों अगर आपसे कहे कि देश बंधु किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे देश बंधु जो कहा जाता है वो CR दास को कहा जाता है, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर कहें दीन बंधु किसे कहा जाता है, तो दीन बंधु जो कहा जाता है वो साथियों CF एंड्रूज को कहा जाता है। देखो दीन बंधु अलग शब्द है, देश बंधु अलग है। और क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है देश बंधु किसे कहा जाता है। जब पूछा जाता है ना कि देश बंधु किसे कहा जाता है, तो बच्चा यहां पर CR दास आंसर लगा देता है, लेकिन जब दीन बंधु पूछा जाता है ना तब भी बच्चा आंसर चित्तरंजन दास ही लगा रहा होता है। दरअसल दीन बंधु और देश बंधु में कंफ्यूजन मत रखिएगा। दीन बंधु किसे कहेंगे तो CF एंड्रूज को कहेंगे और देश बंधु किसे कहेंगे, चित्तरंजन दास को कहेंगे। चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में करी, क्योंकि सभी नेता अपने नेतागिरी दिखाना चाहेंगे। और रीजन कारण क्या है कि महात्मा गांधी से लोग कर चुके हैं और महात्मा गांधी सिर्फ एक बात का विरोध कर रहे हैं कि महात्मा गांधी जी मतलब तुम अपनी मोनोपोली चला रहे हो। जब मन किया आंदोलन शुरू कर दिया, जब विजय तिलक कर रहे हैं मत चलाओ, तुम चला रहे हो। जब लोग आंदोलन कर रहे हैं तुमने बंद कर दिया, किसी की सुनते नहीं हो, किसी की मानते नहीं हो। मोहम्मद अली जिन्ना भी कह रहे थे कि आप खिलाफत आंदोलन में शामिल मत हो, आपने फिर भी शामिल हो गए। मतलब महात्मा गांधी जी के साथियों इन सब बातों की वजह से लोग महात्मा गांधी से कटने लगे और अपनी अपनी स्वतंत्र पार्टियां बना के भारत की आजादी की लड़ाई को अपने हिसाब से लड़ने की कोशिश करने लगे। और दोस्तों स्टाल लगा लेना, एक पार्टी बनाई गई जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। इस पार्टी का नाम था अभिनव भारत। सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी के बारे में पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है अभिनव भारत की स्थापना किसने करी। एक पार्टी, एक संगठन बना जिसकी स्थापना VD सावरकर के द्वारा की गई। VD सावरकर ने एक पार्टी शुरू करी और इस पार्टी का नाम था साथियों अभिनव भारत। पार्टी का क्या नाम था? अभिनव भारत के नाम से एक पार्टी बनी। और दोस्तों 1926 का समय आया जब भारत के अंदर एक पार्टी और बनी। इस पार्टी का नाम था नौजवान भारत सभा। क्या नाम था? नौजवान भारत सभा। और इस पार्टी को बनाने वाले व्यक्ति का नाम जैसे ही हमारे सामने आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस पार्टी को बनाने वाला वीर सपूत हुआ करता था जिसका नाम था भगत सिंह। एंट्री हो चुकी है भारत के लाल की, भारत के लाल की एंट्री हो चुकी है। और जब भारत के लालों की एंट्री होगी ना साथियों, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, जब इनकी एंट्री होगी ना महात्मा गांधी दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे।
महात्मा गांधी दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे और ये लोग दिखाएंगे कि भारत के अंदर चरखा काटने से आजादी नहीं आती है, भारत के अंदर गोली खाने से, फांसी पर चढ़ने से आजादी आती है। ये लोग इस बात को प्रूफ करके दिखाएंगे। और लोग साथियों, भारत के अंदर भले ही आज महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहें और आजादी का नायक कहें, लेकिन भारत में अगर आजादी दिलाई तो ऐसे सपूतों ने, भारत मां के ऐसे लालों ने आजादी दिलाई, जिन्होंने फांसी का फंदा हंसते हंसते चूम लिया। तो भगत सिंह भारत के अंदर पार्टी की स्थापना करते हैं और पार्टी का नाम देखो, नौजवान भारत सभा। इसलिए भारत के अंदर नौजवानों के साथियों सबसे बड़े आइडल, आदर्श माने जाते हैं भगत सिंह। दिखा दिया नौजवान भारत सभा, युवाओं को आगे लेकर बढ़ने की चाहत के साथ भगत सिंह इस आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। केवल भगत सिंह बल्कि साथियों आपको बताना चाहता हूं, 24 अक्टूबर 1924 को बात है जब एक पार्टी की स्थापना होती है और इस पार्टी का नाम होता है HRA। इसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसे आप HRA के नाम से जानते हैं। और यह पार्टी की स्थापना 1924 में कर दी जाती है। पूरी तरह से युवा वर्ग इस आजादी की लड़ाई में कूद चुका है। HRA की स्थापना 1924 में होती है और इसकी स्थापना करने में जो साथियों अहम रोल निभाते हैं उनमें साथियों एक व्यक्ति का नाम है, इसे आप सचिंद्र सन्याल के नाम से जानते हैं। सचिंद्र सन्याल साथियों इस HRA की स्थापना करते हैं। योगेश चटर्जी ये साथियों कानपुर में मिलकर इस HRA की स्थापना करते हैं। और दोस्तों 9 अगस्त 1925 की बात हुआ करती है जब क्या होता है, भारत के अंदर यही लोग जो भारत के नायक कहे जाते हैं आजादी के, इन लोगों ने ठाना कि अब कुछ करना पड़ेगा। और क्या किया, कर दिया इन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन कांड। अब तो हालांकि इसे काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है, पहले से काकोरी कांड कहा जाता था। दोस्तों 9 जनवरी 1925 की बात है। भारत का युवा वर्ग आजादी की लड़ाई में कूद चुका था। और युवा वर्ग बेटा सिर्फ जुनून, जोश, उत्साह, उमंग और काम करने की क्षमता से युवा हो सकता है, उसके पास फाइनेंशियल उतना स्ट्रांगनेस नहीं होती है। अगर 20-25 साल के व्यक्ति के पास अगर साथियों मैं कहता हूं कि 1-2 करोड़ पर मंथ की अगर इनकम हो तो वो क्या नहीं कर सकता। 1-2 करोड़ अगर किसी व्यक्ति के पास आता है जब वो 40-45 साल का हो जाता है। इन लोगों के पास धन की कमी थी, आजादी की लड़ाई में जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन सिर्फ जान दे देना थोड़ी आजादी की लड़ाई थी, अंग्रेजों को साथ घुटनों पे लाना था। इन लोगों के पास पैसे की कमी थी, इनके पास धन नहीं था। अब धन कहां से आएगा, पूरा धन तो भारत का ये अंग्रेज ब्रिटेन के लोग जो हमें भूखे नंगे लोग कहते थे, ये पूरा लूट के ले जाते थे हमारा देश, हमारा धन। ब्रिटेन को समृद्ध कर रहे थे। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अंग्रेजों का ही धन लूटेंगे और उसी धन से अपने लोगों को मजबूत करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे और उन्हीं संगठनों से हम इस भारत से अंग्रेजों को भगाएंगे। HRA का फुल फॉर्म था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसी ढंग से हम क्या करेंगे साथियों, यहां पर अंग्रेजों को भगाएंगे। दरअसल एक बात हुआ करती थी दोस्तों, लखनऊ से लेकर ये सहारनपुर तक एक ट्रेन जाया करती थी। लखनऊ से सहारनपुर एक ट्रेन जाया करती थी। इस ट्रेन का नाम हुआ करता था 8 डाउन ट्रेन। क्या नाम था? 8 डाउन नाम की ट्रेन हुआ करती थी। 8 डाउन नाम की ट्रेन जो लखनऊ से सहारनपुर चलती थी, इस ट्रेन को लूटने का साथियों प्लान बना लिया। इस ट्रेन को लूटने का प्लान बना लिया और जब इस ट्रेन को लूटा गया तो दोस्तों एक काकोरी नामक स्थान पर लूटा गया। इसलिए 9 अगस्त 1955 की घटना को आप काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हो। काकोरी घटना कब हुई? 1925 का था, जब इस लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली एक ट्रेन को, जिसका नाम 8 डाउन ट्रेन था, इसको साथियों कुछ क्रांतिकारी लोगों ने लूटा। अभी बताऊंगा, जैसे HRA जो बनी है ना, वही लोग हैं लूटने वाले। तो कुछ लोगों ने साथियों इसको लूटने का काम किया। ट्रेन लूटी, लोग भी मारे गए, लेकिन निश्चित था कि लूटी किसने है? HRA के लोगों ने। और HRA कौन? वो युवा वर्ग का एक समूह जिसके अंदर भगत सिंह भी शामिल है, चंद्रशेखर आजाद भी शामिल है, ठाकुर रोशन सिंह भी शामिल है, अशफाक उल्लाह खां भी शामिल है। ये सब मिलकर साथियों इस ट्रेन को लूटते हैं और लूटने के साथ ही अंग्रेजों के साथ यहां पर गोलीबारी भी होती है, लोग मारे भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारा धन ये लोग लूट के ले आते हैं। किसके लिए? आजादी की लड़ाई के लड़ने के लिए। दोस्तों यहां पर क्या हुआ, जब काकोरी ट्रेन एक्शन कांड हुआ तो मैंने पूरा डाटा डाल दिया है, कितने कैसे लोग, किसको काले पानी हुआ था, जैसे कि सचिन सन्याल और
सचिंद्र बख्शी जो थे इनको साथियों 14 साल के लिए 4 साल के लिए काला पानी जेल वगैरह हुई थी। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा यह जाएगा साथियों, यहां पर समझने वाली ये बात होगी कि इसमें साथियों टोटल 29 लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि क्लियर हो गया था किसने लूटा है। और अगर भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद का मानना यह था कि अगर हम नहीं बताएंगे कि हमने लूटा है तो अंग्रेजों को कैसे पता चलेगा कि हम जाग चुके हैं, हम बताएंगे हमने लूटा है। इसमें कुल 29 लोगों की गिरफ्तारी की गई। और दोस्तों जब 29 लोगों की गिरफ्तारी हुई तो कुछ लोग तो इसमें सजा काटे, कुछ लोग बरी हो गए, लेकिन कुछ लोगों को साथियों यहां पर फांसी की सजा मिली, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, क्या नाम था, राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी हुई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस मामले में फांसी हुई? काकोरी ट्रेन एक्शन कांड में। दोस्तों इसमें एक व्यक्ति हैं राजेंद्र लोहड़ी, इनको साथियों फांसी हुई। काकोरी ट्रेन एक्शन कांड में ठाकुर रोशन सिंह, इनको साथियों फांसी हुई। और दोस्तों अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां जो इस कांड में शामिल थे और इनको भी फांसी हुई। ध्यान रखना, इनको साथियों पहला मुस्लिम सजा पाने वाला क्रांतिकारी माना जाता है। अगर कहे कि भारत में पहला क्रांतिकारी कौन हुआ मुस्लिम जिसने फांसी खाई, नाम था अशफाक उल्ला खां, पहला मुस्लिम फांसी खाने वाला व्यक्ति क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां। ट्रेन एक्शन कांड में तो सारे के सारे लोग जो थे ये साथियों यहां पर फांसी खाए। 29 लोगों को साथियों गिरफ्तार किया गया था। लेकिन भारत के अंदर ये संभव कहां था कि भारत के लोग शांत बैठ जाएं? ये संभव कहां था कि भारत के लोग शांत बैठ जाएं? फांसी हो गई, लेकिन भारत के आजादी के नायक और इस घटना को अंजाम देने वाले प्रमुख व्यक्ति भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये गिरफ्तार नहीं हुए, ये भाग गए। इन्होंने कहा अगर हम गिरफ्तार हो गए तो आजादी की लड़ाई को आगे कौन लड़ेगा? भागने का मतलब ये नहीं था डर के भाग गए, इनका भागने का मतलब ये था कि तुम टेंशन न लो, अगले बार के लिए तैयार रहो, फिर अंजाम बुरा देंगे। लेकिन दोस्तों एक बात थी कि जो एचआरए थी ना, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी ना, ये लाइट में आ गई। इसकी स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने बताया 1924 में इसकी स्थापना हुई थी पार्टी की, एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये लाइट में आ गई, सबकी नजर एचआरए, सबकी नजर एचआरए, जो भी काम हो एचआरए। अब इन लोगों को समझ में आ गया कि एचआरए कुछ ज्यादा ही लाइट में आ रही है, एचआरए कुछ ज्यादा ही लाइट में आ रही है। तो इन लोगों ने क्या किया कि इस एचआरए का हम नाम ही बदल देते हैं, इस एचआरए का हम नाम ही देते हैं। ना रहेगी बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो दोस्तों यहां पर इन क्रांतिकारियों ने क्या किया कि 1928 में, ध्यान रखना 1924 में क्या बनी थी? एचआरए। 1928 में साथियों इस एचआरए का नाम बदल दिया गया और अब एचआरए का नाम क्या रख दिया गया यहां पर साथियों? एचएसआरए। क्या रख दिया? एचएसआरए। मतलब सिर्फ एचआरए को खत्म करके एक एस शब्द जोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? एचआरए को साथियों खत्म करके एक शब्द एस जोड़ दिया गया। और इस एस का मतलब क्या था? सोशलिस्ट। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब देखो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? एचआरए की स्थापना कब हुई? पहला क्वेश्चन एचआरए की स्थापना कब हुई। दूसरा क्वेश्चन काकोरी ट्रेन एक्शन कांड जो हुआ उसको किस समूह ने अंजाम दिया? एचआरए। दूसरा एचआरए का नाम बदल के क्या किया गया? तो एचआरए का नाम बदल के एचएसआरए किया गया। और सबसे फेवरेट क्वेश्चन कि एचआरए का नाम बदल के एचएसआरए किया गया, जहां पर एस का अर्थ क्या होता है? तो कहेंगे एस का अर्थ होता है साथियों सोशलिस्ट। क्या होता है? एस का अर्थ होता है सोशलिस्ट। तो ये थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर साथियों आपको ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा? एचआरए का नाम बदल के एचएसआरए कर दिया और यहां पर एस का अर्थ क्या निकलता है? यहां पर साथियों सोशलिस्ट एसआरए का मतलब है जिसमें एस का मतलब सोशलिस्ट हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद पंडित जी, ये जो हुआ करते थे पंडित चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने साथियों एचएसआरए की जो स्थापना करी है, मतलब एचआरए को जो एचएसआरए में बदला है वह साथियों फिरोजा शाह कोटला के अंदर बैठ के बदला था। और इसके अंदर नौजवान सभा का भी विलय कर दिया, जो कि साथियों नौजवान सभा बनी थी जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी, उसको भी साथियों इस एचएसआरए के अंदर मिला दिया। तो पहला क्वेश्चन एचएसआरए की स्थापना किसने? तो चंद्रशेखर आजाद ने। कहां पर? फिरोजा शाह कोटला के अंदर।
और इसके अंदर नौजवान सभा को भी विलय कर दिया। तो जो 1926 में नौजवान भारत सभा बनी थी उसको भी तो इसी में मिला दिया और एक नया समूह खड़ा कर दिया जिसका नाम था HSRA। अब अंग्रेज ढूंढ रहे हैं किसको? अंग्रेज ढूंढ रहे हैं HRA मिले और HRA बदल चुका है HSRA में। ये भारत की आजादी की लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। जैकी बंसल भाई को इतिहास से कुछ ज्यादा ही प्यार है। चलिएगा, बात समझ में आई मेरे लालो? यहां तक किसी को कोई समस्या? बातें क्लियर हैं? बातें खोपड़ी में उतर पा रही हैं? हाँ भाई, कोई डाउट है क्या? पूछो। अगर कोई किसी के दिमाग में बेटे डाउट हुआ करे ना तो घर लेके मत जाया करो, बस इतना क्या करो कि टॉपिक से संबंधित जो डाउट हुआ करे उसे पूछा करो, है ना। बाकी आप कभी कभी क्या करते हो कि डाउट आउट ऑफ टॉपिक पूछते हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर सर हम पेड बैच लेते हैं तो क्या मेरे जीके एंड जीके का सिलेबस स्किप हो जाएगा? सर अगर हम पेड बैच नहीं लेते तो सर देखो, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप पेड बैच ही लो, आप फ्री ही पढ़ो। देखो ये डिसीजन आपका है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप पेड बैच में जुड़ोगे तो एक बात सामान्य सी समझो, सामान्य सी समझो कि अगर मैं आपको यूट्यूब पर जीके पढ़ा रहा हूं और साथियों मैं आपको एप्लीकेशन पर भी जीके पढ़ा रहा हूं, तो एप्लीकेशन वाला बच्चा जो मुझे पैसे दे के मेरे साथ जुड़ रहा है ना, मैं उसके लिए कुछ तो खास करूंगा ना। समझने वाली बात है कि मैं इस एप्लीकेशन वाले बच्चे के लिए कुछ तो खास करूं। मैं ये जबरदस्ती नहीं करा कि पेड में आओ, मैं तो यहां भी पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन एप्लीकेशन वाले बच्चे के लिए कुछ तो खास करूंगा। क्या खास करूंगा? तो एक बार आप जाके, आज पहली क्लास हुई, आप जाके देख लो, आप समझ जाएंगे क्या खास होने वाला है। अंतर तो रहेगा ना भाई। देखो यहां भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पेड बच्चा जो पैसे देके जुड़ रहा है ना, उसके साथ तो पूरी ताकत, मतलब उसको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट देके चलूंगा। नोट्स की जरूरत पड़ेगी नोट्स दूंगा, हैंड रिटन नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो वो भी दिया जाएगा। अगर साथों से पीडीएफ की जरूरत है तो पीडीएफ तो आपको भी मिल रही है। वैसे जो भी चीज टेस्ट सीरीज वगैरह जो मिल रहा है वो सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। सर क्लास के बाद क्वेश्चन लीजिएगा। सर क्लास के बाद क्वेश्चन टोटल स्मार्ट गेमिंग जो बच्चा नाम है वो अभी बेटा जरूरत मुझे लगती नहीं है। हम पहले थ्योरी कर लें, उसके बाद पेपर टाइम पर हम पूरा क्वेश्चन कवर करेंगे। काहे दिक्कत ले रहे हो? अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आप थ्योरी पढ़े नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। सिर्फ क्वेश्चन तो दुनिया करवाती है बेटा यूट्यूब पर, हम थ्योरी फ्री में पढ़ा के दिखा रहे हैं आपको, फ्री में। तो हम पहले आपको थ्योरी करा दें, क्वेश्चन तो हम करवाएंगे, क्योंकि पहले पढ़ा, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? आपकी नौकरी लगाना। वो कैसे लगेगी वो हम पे छोड़ दो ना, तुम क्यों बता रहे हो कि क्या करवाना है। पहले थ्योरी पढ़ा रहे हैं और हमें तो बहुत अच्छा लगेगा हम क्वेश्चन पढ़ाएं, लेकिन आपका सिलेक्शन शायद क्वेश्चन से नहीं होगा, थ्योरी प्लस क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सर गांधी जी इस समय क्या कर रहे थे? बेटा बैठे होंगे कहीं गांधी जी। क्लियर है? चले आगे। क्लियर, ओके, ठीक। सुनो, तो अब क्या हुआ साथियों, इसी समय पर जब ये युवा क्रांतिकारी भारत के बाहर आए और इन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारी बैंड बजा के रहेंगे, उसी समय पर अंग्रेजों को समझ में आ गया कि मामला बिगड़ने लगा है। अंग्रेजों ने साथियों भारत को संभालने की एक बार पुनः कोशिश करी। यार संभालते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत ज्यादा हो जाए, भारत हमारे हाथ से निकल जाए। अंग्रेज एक बार पुनः भारत को संभालने की कोशिश करते हैं और भारत के अंदर ये अंग्रेज एक कमीशन भेजते हैं, जिस कमीशन का नाम होता है साइमन कमीशन। क्या नाम है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत भेजा जाता है और पहली बात और पहला क्वेश्चन जानो सर, साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया? क्यों भेजा गया सर? हम तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे हैं भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद। हाँ, तो क्या हुआ कि साइमन कमीशन भारत आया। सिर्फ क्यों आया सुनो ध्यान से। दरअसल आपको मैंने एक बात बताई थी कि 1919 का शासन अधिनियम आया था। क्या था? 1919 का शासन अधिनियम आया था और 1919 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, या जिसे आप शासन अधिनियम कहोगे, ये शासन कैसे करना है भारत पर, इसके लिए था 1919 का। और अंग्रेजों ने उस 1919 के शासन अधिनियम में यह कहा था, क्या कहा था तो यहां पर लिखते हैं, जब 1919 का शासन अधिनियम आया तो इस 1919 के अधिनियम में, एक्ट में अंग्रेजों ने यह कहा था कि हम
हर 10 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, हम हर साथियों 10 वर्ष के बाद भारत के अंदर अधिनियम भेजते रहेंगे और इस बात की जानकारी लेते रहेंगे कि पिछला वाला अधिनियम कैसे काम कर रहा है। तो 1928 में इन्होंने साथियों साइमन कमीशन भेज दिया। और साइमन कमीशन किस लिए आया है? 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए। 1919 के शासन की अधिनियम की जांच करने के लिए 1928 में साथियों साइमन कमीशन भेज दिया। सर एक बात तो बताओ, आप कह रहे हो कि 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए आया था, 10 साल के बाद आना था, तो सर ये कमीशन तो 1929 में आना था। बोले बिल्कुल सही बात है। तो पहला क्वेश्चन तो यही जानो कि साइमन कमीशन आना चाहिए था 1929 में, आ कब गया? 1928 में। और उससे भी बड़ी बात कि साथियों साइमन कमीशन बना कब? 3 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, 3 प्रश्न बता रहा हूं। पहला प्रश्न है कि साइमन कमीशन आना कब था? क्या आंसर दोगे? कमेंट में लिखो। साइमन कमीशन क्योंकि 10 साल बाद आना था ना, तो साइमन कमीशन आना कब था? 1919 में। लिख देता हूं आना था, ठीक है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। आना कब था? 1929 में। आया कब? 1928 में। लेकिन बना कब? 1927 में। देखो 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्नों को ही अपने हिसाब से एग्जामिनर पूछ लेगा। अगर सिंपल एक बात पूछता है कि बेटा साइमन कमीशन भारत कब आया, क्या पूछा? साइमन कमीशन भारत कब आया, तो आप एक लाइन में आंसर देंगे कि साथ 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। लेकिन एग्जामिनर देखो थोड़ा सा बदलेगा, कहेगा साइमन कमीशन भारत में कब आना चाहिए था? 1929 में। साइमन कमीशन बना कब? तो भाई 1928 में आया तो 1 साल पहले बना था, तो 1927 में बना। तो 1927, 1928 और 1929 3 डेट हैं साइमन कमीशन पर। और बचपन क्या प्यार है बेटा, भूल मत जाना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइमन कमीशन से इस तरह से डेट से पूछ लेता है। तो मैंने कहा कि साइमन कमीशन जो है वो साथियों भारत के अंदर आया। और भारत के अंदर किस लिए आया? क्योंकि साथियों उसे जांच करनी थी साथियों किसकी? साथियों अगर हम कहें तो 1919 के अधिनियम की। तो डेट एग्जिट कहें तो 3 फरवरी 1928 में भारत आया, मतलब 1 साल पहले ही इस कमीशन भारत में आ गया। दोस्तों ये 1927 में बना था और एक जांच कमीशन था। अब जांच किसकी करनी थी? तो वही तो बताया कि 1919 के शासन अधिनियम की जांच करनी थी। मतलब जांच क्या करनी थी सर ये बताओ। अंग्रेजों का मानना यह है कि दोस्तों हमने 10 साल पहले एक 1919 का अधिनियम भेजा, उसके द्वारा तुम पर शासन करवाना था। अब वो शासन कैसा कर रहा है? 1919 में इन्होंने शासन अधिनियम भेजा, अब वो शासन कैसा कर रहा है? 10 साल बाद हम इसकी जांच करने के लिए आ रहे हैं भारत में। बोले आ जाओ वेलकम है। ये लोग 1928 में आ गए और जांच किसकी करनी है? तो प्रांतों में द्वैध शासन की, या 1919 के अधिनियम की, या इसी को आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हो, इसकी जांच करने के लिए साथियों ये भारत के अंदर आ गया। एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति चोरी कर ले और चोर के पिता से जांच करवाई जाए, क्या कभी चोर का पिता यह कहेगा कि हाँ मेरे बेटे ने ही चोरी करी है? क्या मेरे बेटे ने ही चोरी करी है? क्या चोर का पिता कभी इस बात को कहेगा? कभी नहीं कहेगा। दरअसल ऐसा ही कुछ यहां पर हो रहा था। भारतीय व्यक्तियों ने कहा कि महोदय आओ, साइमन कमीशन तुम्हारा वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो साइमन कमीशन में कितने लोग आ रहे हैं? बोले साइमन कमीशन के अंदर 7 लोग आएंगे, 7 मेंबर हैं साइमन कमीशन के। बोले कौन कौन है? दोस्तों इसमें जॉन साइमन जो होंगे अध्यक्ष होंगे, इसके अंदर क्लीमेंट एटली सदस्य होंगे, हैरी लेविन लॉसन होंगे, एडवर्ड सत्यो कोटेकन होंगे, यहां पर बर्नॉल सत्यो हॉटसर्न होंगे, जॉन लेन फॉक्स होंगे और डोनाल्ड हार्वर्ड होंगे। ये 7 सदस्य साइमन कमीशन के अंदर आ रहे हैं और अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जॉन साइमन। इसीलिए तो नाम है साइमन कमीशन। भारतीयों ने कहा कि भाई साहब ये बताओ कि तुम ही तो शासन कर रहे हो, तुम ही जांच करने के लिए आ रहे हो, तुम तो प्रॉब्लम बताओगे ही नहीं कुछ। पर आपको जांच करनी है तो इन लोगों में आप किसी भारतीय को लेके आओ ना।
सदस्यों में भारतीय होना चाहिए, जो बताएगा तुम्हें कि देखो यहां प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। तो आप यहां पर सारे के सारे अंग्रेजी आ रहे हो, अंग्रेजी जांच करोगे, तुम तो कभी कमी निकालोगी नहीं, सब कहोगे शासन बढ़िया चल रहा है। भारत के लोगों ने इस साइमन कमीशन को एक नाम दिया, इसे सफेद कमीशन कह दिया, क्योंकि सब अंग्रेज है ना, व्हाइट है, तो इसको व्हाइट कमीशन या सफेद कमीशन साथियों नाम दे दिया, क्योंकि इसके अंदर सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसके अंदर सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन या सफेद कमीशन के नाम से लोगों ने कहा। भारतीय लोगों ने दो लोगों की डिमांड करी। भारतीय लोगों ने कहा कि महोदय, दो लोग ऐसे हैं जो इस समय तो आपके ब्रिटिश सांसद के सदस्य हैं और भारतीय हैं। भाई अधिकारी तो आपके हैं लेकिन हैं भारतीय। आप एक काम करो ना, आप यहां पर एसपी सिन्हा को लेके आ जाओ, ये भारतीय हैं लेकिन आपके ब्रिटिश संसद के सदस्य हैं। या आप डॉक्टर सफलत वाला को लेके आ जाओ, ये दो भारतीय आपकी ब्रिटिश संसद के सदस्य हैं, आप इनको लेके आओ इसके अंदर। इन दो लोगों की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जब साइमन कमीशन भारत आया उस समय कौन से दो भारतीय ब्रिटिश संसद के सदस्य हुआ करते थे? एसपी सिन्हा और डॉक्टर सफलत वाला, ये दो उस समय साथियों इनकी डिमांड थी, इनकी मांग थी। भारत के लोग इनको साथियों भारत के अंदर साइमन कमीशन में एड ऑन करके लेके आना चाहते थे। साइमन कमीशन भारत की तरफ बढ़ चुका, और जब साइमन कमीशन भारत की तरफ बढ़ चुका तो भारत के अंदर भारत के लोगों को पसंद ही नहीं आना था। क्यों? क्योंकि भारत के लोग तो पुरजोर विरोध करेंगे, पर तुम किस बात की जांच करने के लिए आ रहे हो? चलिए, तो ये साइमन कमीशन अब क्या करेगा भारत के अंदर आके, और भारत के लोग क्या करेंगे? एक व्यक्ति है जिनकी किताब का नाम है अनहैप्पी इंडिया। क्या नाम है? अनहैप्पी इंडिया। उस व्यक्ति का यहां पर क्या रोल रहेगा? क्या कोई बच्चा बता पाएगा अनहैप्पी इंडिया किसकी किताब का नाम है? सर कल का क्या प्लान है 14 फरवरी का? क्या नाम है इसका? रवि कुमार मीना। कल का प्लान बेटा ये है 14 फरवरी का कि एक रिसोर्स बुक कर दिया है मैंने यहाँ पे नोएडा में, और कम से कम 40-45 लोग हैं, बढ़िया बड़ा ब्रांड है वहां पे, और बढ़िया डीजे वगैरह भी लग रहा है, बढ़िया खाना पीना है, और आप भी आ सकते हो अपने मम्मी पापा को लेके आइएगा। 14 फरवरी का यही प्लान है, और उनको बताएंगे आपके पापा जी को कि आपका बच्चा 14 फरवरी का प्लान ढूंढने लगा है आजकल, तो इससे अच्छा होगा कि एक लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला प्लान दिलवा दिया जाए, इसकी शादी कर दी जाए। तो आपके पिताजी से ये बात रखी जाएगी कि इसको लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला एक प्लान दिलवा दिया जाए, इसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल पढ़ाई वढ़ाई में। प्लान पूछता है सर 14 फरवरी का क्या प्लान है? बेटा यहाँ कोने में एक डंडा भी रहता मोटा, ठीक है, अगर तू सामने बैठा होता तो अब तक तेरी कमर लाल हो गई होती और पता चल गया होता प्लान क्या है तेरा, ठीक है। सर आप ध्यान क्यों देते हो इन पर? बात तो सही बेटा, ध्यान तो मैं भी नहीं देना चाहता, मैं बहुत सारे कमेंट तो इग्नोर कर चुका होता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जब मैं कमेंट पढ़ने के लिए आता हूँ, जब ऐसे कमेंट मुझे दिख जाते हैं, वैसे आप मुझे जानते हो कि मैं कमेंट पढ़ता ही नहीं ज्यादा, मैं सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देता हूँ। लेकिन इन हरामखोरों को इसलिए भी कंट्रोल में लाना जरूरी है कि क्लास की मर्यादा को क्लास की मर्यादा की तरह चलने दिया जाए। मुझे इस बात का फर्क पड़ता है कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं ना, वो भारत को उस भविष्य को पढ़ा रहा हूं जो आने वाले वक्त पर अधिकारी बनेगा। और अगर उसकी थिंकिंग अगर ऐसी है तो मेरा पढ़ाने का मतलब क्या है बेटा? उस स्टूडेंट को पढ़ाने का मतलब क्या है जिसकी सोच को मैं ना बदल सका। आप सबसे पहले क्या अच्छे इंसान बनो। अगर आप अच्छी नौकरी लेना चाहते हो ना तो उससे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप अच्छे इंसान बनोगे ना तभी आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। सबसे पहले व्यवहार के अंदर अच्छी चीजें लेके आओ। ये मैटर ही नहीं करता यार कि मैं तुमको सिर्फ पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें भारत का एक अच्छा नागरिक भी देखना चाहता हूं और वो नागरिक तुम बनो, ऐसा मेरा सपना है। अन्यथा तो आजकल वो इलाहाबादिया जी चल रहे हैं, जाके देख लिया करो भैया, इंडिया गॉट लेटेंट वगैरह पता नहीं क्या, वो सुरेश रैना वगैरह ये चल रहे हैं, वहां देख लो बेटा। अगर आपको एंजॉय करना है लाइफ को, है पकड़ के लोगों ने ऐसा कर दिया ना बढ़िया से, अब देखो कैसे रोने लगे लोग। तो बेटा अपना ना एक किरदार है जीवन का, और वो किरदार क्या है? टीचिंग का। और आप क्या हो? छात्र, स्टूडेंट। तो अपने बीच में समन्वय एक शिक्षक और एक छात्र वाला होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा ना तो फिर मेरा यहाँ खड़ा होकर पढ़ाने का और आपके पढ़ने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसीलिए आज दुर्योधन, इसीलिए सत्यवाद द्रोणाचार्य जैसे गुरु पैदा नहीं होते, कि अर्जुन जैसे शिष्य ही नहीं मिलते। अर्जुन जैसे शिष्य तो पूछते हैं सर 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का क्या प्लान है? ये टीचर से पूछ रहा है एक बच्चा। तो
कहां से बेटा, फिर कहां से चीजें होंगी। चलो ठीक है, आज की सर आप पीसीएस का बताओ, बैच लेके आओ। बेटा इसको अभी जो चल रहा है इसको आप ले सकते हो, बेसिक यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को आपने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। एक दो बच्चे होते हैं तो ये भी अपने होते हैं, इनको थोड़ा सा डांट डपट के बेटा लाना पड़ता है ना। इसको थोड़ा पढ़ाना भी हमारा ही दायित्व है, क्या करें, इनको पढ़ाना भी है, इनको डांटना भी है, इसको धमकाना भी है, और उनको फिर सिलेक्शन भी दिलवाना है, वो सब काम हमारे हैं। तो चलिएगा दोस्तों, ये हमारा जो कोर्स है ये जनरल अवेयरनेस का कोर्स है, और एक बेस्ट कोर्स चल रहा है, जिसमें आज कल एक क्लास इंट्रोडक्शन की हुई थी, आज पहली क्लास हो चुकी है। तो पहली एक दो क्लास जो है फ्री रहेगी, आपने कोर्स नहीं लिया जब भी जाकर जुड़ सकते हो और देख सकते हो कि आखिरकार कंटेंट कैसा है। तो ये साथ 499 रुपए का भी बैच है, जिसमें आप एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी या किसी और एग्जाम की, इवन ग्रुप डी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी के पेपर से पहले हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट जीके इसके अंदर रहेगा। या किसी स्टेट की पुलिस के या स्टेट के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंप्लीट जीके साथियों इस बैच के अंदर पढ़ाई जाएगी। बहुत बेस्ट साथियों आपके लिए बैच है, जिसके अंदर साथियों कंप्लीट थ्योरी और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, डेली लाइव क्लास रहेगी, बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो 2024 के अपडेटेड कंटेंट और बेस्ट क्वेश्चनों के साथ साथियों इसमें मुलाकात हो रही होगी। कंटेंट बायोलॉजिकल रहेगा, फ्री पीडीएफ और साथियों फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए रहेगी। सर इसके अलावा कुछ और भी है? हाँ साथियों, एक हमारा कॉम्बो बैच भी है, जिसमें आप सभी टीचरों के साथियों कॉम्बो बैच को, मतलब सभी टीचरों से पढ़ना चाहते हो तो एक कॉम्बो बैच ले लो, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। सर कैसे खरीदेंगे हम जीके का बैच? तो बेटा जीके का बैच खरीदने के लिए आप जैसे एप्लीकेशन के अंदर जाओगे तो यहाँ पर ये कोर्स आपको दिख जाएगा। इसमें जब आप बाई नाउ जाके करोगे, मतलब निर्माण बैच पर जाके जब बाई नाउ करोगे तो साथियों आपको एक कोर्स दिख जाएगा, और इस कोर्स में साथियों यहाँ जाके आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं, या फिर डेमो भी देख सकते हैं ना, डेमो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जाके साथियों जब आप पे ऑनलाइन करोगे तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा, और इस कोर्स में साथियों बेहतरीन तरीके से आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक काम आपका भी बनता है कि आप इस वीडियो को कम से कम लाइक तो कर दिया करो। जितने बच्चे लाइव देखते हैं ना, सोचो उतने भी लाइक नहीं करते, तो ये तुम्हारी बात थोड़ी सी गलत लगती है भैया। आप डेली पहले लाइक करके बैठ जाए करो, और ये लाइक वगैरह जो होती है बेटा थोड़ा हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। चैनल सब्सक्राइब करना हो गया, तो अगर आप पढ़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये सब चीजें आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, इसको तो कम से कम निभा लिया करो मेरे लालो। बाकी स्नेह प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी हमारी तरफ से, तो आप अपनी तरफ से भी कोई कमी मत छोड़ा करो। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, आजाद रहिएगा और आबाद रहिएगा।